Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again, I am back with the second part of the lecture, the art of case taking, in which we will be discussing few important information regarding the case taking. Friends, I have already made a video on part 1, वो मैंने आई लिंक पे शेयर किया है. अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आप सबसे सजेस्ट करूंगी कि आप पहले आई लिंक पे जो मैंने वीडियो शेयर किया है आप उसे विजिट करो एंड आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग दिस. If you are new to my channel, I request you to subscribe my channel and hit the bell icon so that you never miss any updates from Inside Organon. Let's get started. For the second part of the lecture, the art of case taking, let's begin with understanding few qualities of a physician who is conducting a case taking. So, qualities of a physician conducting inquiry. There are 4 main qualities. The first one is freedom from prejudice. जो physician होना चाहिए वो biased नहीं होना चाहिए, prejudiced नहीं होना चाहिए. अब biased होने का क्या मतलब है? अपना किसी भी चीज के बारे में अपना ओपिनियन पहले ही बना लेना. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पेशेंट आया है एंड यू आर अ फिजिशियन हु इज बाइस्ड, ऑलवेज गेट्स बाइस्ड. तो आप क्या करेंगे? आप उसके 1-2 सिम्टम्स सुनेंगे, उसके बाद आपके माइंड में ऑलरेडी एक मेडिसिन आ जाएगी. अब आप उसके सारे सिम्टम्स उसी मेडिसिन से कंपेयर करेंगे बिकॉज यू हैव डिसाइडेड दैट इस पेशेंट की मेडिसिन यही है. अगर ऐसा केस होता है तो ये आपकी केस टेकिंग बहुत गलत डायरेक्शन में चली जाएगी और ये केस टेकिंग कभी भी फ्रूटफुल नहीं रहेगी. The next quality that a physician should have is sound senses. उसके senses बिल्कुल sound और perfectly work करने चाहिए because अगर कोई patient आपके पास आ रहा है वो आपको certain symptoms आप देख पा रहे हैं. Suppose उसकी skin में कोई rashes है, उसकी eyes में जो erythematous कोई appearance है या फिर redness है उसकी eyes में, या कोई भी ऐसा सिम्टम है जो कि आपको परसीव करना है, सुनना है. सपोज उसकी जो लंग्स की साउंड है वो आपको सुननी है, आपको उसके हार्ट की साउंड सुननी है. तो ये सारे सिम्टम्स के कलेक्शन के लिए आपको आपके सेंस ऑर्गन्स बिल्कुल परफेक्ट स्टेज में होना जरूरी है. नेक्स्ट क्वालिटी इज अटेंशन इन ऑब्जर्विंग. नाउ जस्ट बिकॉज द केस टेकिंग इज अ वेरी यूनिक आर्ट एंड इसे प्रैक्टिस करने वाला हर एक फिजिशियन बहुत अटेंटिव होना चाहिए. अगर आप अटेंटिव होंगे, अपना काम अच्छे से करेंगे, पेशेंट्स जो भी सिम्टम बता रहा है उसे ढंग से सुनेंगे, उसे प्रॉपरली उसी वे में नोट डाउन करेंगे, देन ओनली योर केस टेकिंग विल बी इफेक्टिव और वो जो टोटलिटी आपको मिलेगी वो फाइनली एक सिम्टम की तरफ आपको डायरेक्ट करेगी. बट इफ यू आर नॉट अटेंटिव एनफ, आप सिम्टम्स मिस कर देंगे एंड फाइनली जो आपकी टोटलिटी बनेगी वो आपको मिसलीड करेगी और आप फिर एक सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी के सिलेक्शन की जगह आप कोई ऐसी मेडिसिन सेलेक्ट कर देंगे जो कि उस पेशेंट को क्योर करने में कैपेबल नहीं है. Now, moving on to the last quality, fidelity in tracing the picture of disease. Fidelity means faithfulness. आपको जो पिक्चर बनानी है पेशेंट के डिजीज की वो बिल्कुल फेथफुली बनानी है. जो भी सिम्टम्स वो बता रहा है वो आपको एज इट इज नोट डाउन करना है. अपने मन से कोई भी सिम्टम उसमें ऐड नहीं करना है कि सपोज आपसे पेशेंट कुछ कह रहा है, हमेशा केस टेकिंग में ये चीज फॉलो करनी है दैट जो पेशेंट बोल रहा है आप उसे उसी वर्ड में समझकर लिखने की कोशिश करें. कभी भी उसे खुद के वर्ड्स में ना लिखें,
तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपने एक फेथफुल पिक्चर ऑफ डिजीज बनाई है, दैट मीन्स एक ट्रू पिक्चर ऑफ डिजीज बनाई है, एंड विच विल श्योरली लीड you to a suitable remedy selection. Now, there are few difficulties which arises during taking of a chronic case. जब आपके पास एक chronic case का patient आ रहा है, chronic case ऐसा case जिसकी suffering बहुत सालों तक, बहुत दिनों से चली आ रही है, तो उस patient की case taking करने में क्या difficulties आती है, चलिए देखते हैं. First one is patients coming from other physician. Obviously जो patient है वो अगर दूसरे physician के पास आ रहा है, पास से आ रहा है, that means वो कई बार over drugged condition में होता है, उसने कई physicians change किए हैं, उसने अलग अलग medicine ली हुई है, तो अब उसके जो symptoms आपके पास आ रहे हैं, वो symptoms जो बता रहा है and also जो आप observe कर रहे हैं, it is not necessary कि वो उसके disease का true picture है. That means उसके सारे symptoms अभी present है, because there are chances कि उस physician ने जो medicine दी होगी उससे कोई ना कोई symptom suppress हो गया हो, कोई symptoms aggravate करके और ज्यादा show हो रहे हो. So आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर कोई patient दूसरे physician के पास से आपके पास आता है तो आप उसे कुछ दिन तक वेट करने को बोलेंगे, आप फिर उसकी केस टेकिंग करेंगे. कई ऐसी मेडिसिन भी हैं, हमने पढ़ी है मटीरिया मेडिका में, जो ओवर ड्रग्ड कंडीशन में अगर पेशेंट्स आपके पास आते हैं या फिर क्रोनिक केस का ट्रीटमेंट बिगिन करने के लिए वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो आप चाहे तो उसे यूज भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप पेशेंट को प्लेसिबो देकर कुछ दिन तक वेट करने को बोलेंगे, एंड फाइनली जब वो उन सारी मेडिसिन के इफेक्ट से बाहर आ जाता है तो फिर आप उसकी केस टेकिंग करेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिफिकल्टी इज हाइपोकॉन्ड्रियाक्स. तो हाइपोकॉन्ड्रियाक कौन होते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियाक्स कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अपने सिम्टम्स को बहुत एक्सट्रीमली विविड कलर्स में एक्सप्लेन करते हैं, वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपने सिम्टम को बताते हैं. नाउ सिम्टम को बढ़ा चढ़ा के बताने का क्या मोटो है उनका? वो ये चाहते हैं कि फिजिशियन का अटेंशन वो ग्रास्प कर पाए ताकि फिजिशियन उसको जल्दी से जल्दी उनको प्रिस्क्राइब कर दे मेडिसिन. नाउ इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट है वो आपको जो सिम्टम बता रहा है और जिस इंटेंसिटी में बता रहा है वो सही हो. ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिम्टम सिर्फ 1+ में प्रेजेंट हो, बट उसने उसे एग्जैजरेट करके 3+ में वो आपको बता रहा हो. तो आपको खुद जज करना है, उसे खुद ऑब्जर्वेशन करना है उसका कि जो वो सिम्टम बता रहा है वो कितना सही है, उस सिम्टम की ग्रेडिंग करनी है और फिर ही आपको वो सिम्टम्स नोट डाउन करने हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिफिकल्टी इज मॉडेस्ट पेशेंट. नाउ देयर आर फ्यू पेशेंट्स जो काफी मॉडेस्ट होते हैं, वो एक फिजिशियन से अपनी पर्सनल बातें डिस्क्लोज नहीं करना चाहते. सपोज देयर इज अ पेशेंट जो हमेशा जो अल्कोहल का ओवर कंजम्पशन करता है, ठीक है, या फिर उसे कुछ भी जो ड्रग्स होते हैं उसे लेने की आदत है, या फिर कोई भी ऐसी हैबिट्स है जो कि वो अगर फिजिशियन को बताएगा सो वो उसकी मॉडेस्टी पे इफेक्ट डालेगा, तो वो क्या करता है, वो ये सारे सिम्टम्स छुपा लेता है. नाउ अगर पेशेंट आपसे कोई भी सिम्टम्स छुपाएगा तो वो परफेक्ट केस टेकिंग, जो आपका केस है वो कभी भी एक परफेक्ट केस नहीं होगा. सो आपको अपने पेशेंट से सारे सिम्टम्स पता करने हैं. अब ये सिम्टम्स आप कैसे पता करेंगे? आप उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. अगर सपोज वो अपने फैमिली मेंबर्स या फिर उसके साथ आए हुए लोगों के सामने जो आपके आंसर्स है वो देने के लिए सूटेबल नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, सो आप उसकी केस टेकिंग अकेले में करेंगे, उससे पूछेंगे कि वो अपने सिम्टम्स को बता दे, अपने जो भी बातें हैं जो वो प्राइवेसी में रख रहा है, जो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, बट आपके केस के लिए वो इम्पोर्टेंट है. आपको पेशेंट से वो सारी जानकारी प्राप्त करने का पूरा हक है.
नाउ फोर्थ वन इज इंटेलेक्चुअल पेशेंट्स। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो काफी इंटेलेक्चुअल होते हैं, दैट मीन्स वो पढ़े लिखे पेशेंट्स। तो पढ़े लिखे पेशेंट्स क्या करते हैं, वो ऑलरेडी आपको जो सिम्टम्स बताएंगे वो ये नहीं बताएंगे कि सपोज एक पेशेंट आया आपके पास, वो आपको ये बिल्कुल नहीं बताएगा कि आपको उसको हेडेक हो रहा है या फिर हेडेक किस वजह से हो रहा है। वो सीधे आपको टेक्निकल टर्म्स में बताएगा कि डॉक्टर मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। वो अपने स्टूल को डिस्क्राइब नहीं करेगा कि उसके स्टूल का कैरेक्टर कैसा है, वो सिर्फ आपसे बोलेगा डॉक्टर मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। नाउ अगर उसने आपको सिर्फ इतना सिम्टम बताया तो होम्योपैथी में आपने मैटीरिया मेडिका में मेडिसिन पढ़ी होंगी, ऑलमोस्ट 90% ऑफ मेडिसिन में आपको कॉन्स्टिपेशन वाला पॉइंट मिलेगा। तो अब आप उसकी रेमेडी सिलेक्शन कैसे करोगे? आपके पास अगर कॉन्स्टिपेशन उसने सिर्फ बताया तो आप रेमेडी सिलेक्शन इसके बेसिस पे नहीं कर सकते, बिकॉज होम्योपैथी में आपको सिम्टम्स मैच करने होते हैं। सिर्फ आप नाम से या फिर ऐसे कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। सो इंटेलेक्चुअल पेशेंट भी कई बार एक फिजिशियन के लिए प्रॉब्लम्स या फिर डिफिकल्टीज क्रिएट कर देते हैं केस टेकिंग में, बट आपको उन्हें अच्छे से टैकल करना आना चाहिए। आप चाहे तो उस पेशेंट से दोबारा पूछ सकते हैं, अलग तरीके से पूछ सकते हैं, बस आपका मोटो है कि जो इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है वो आपको मिल जाए। नाउ नेक्स्ट इज क्रोनिक केसेस ऑफन कंसिडर्ड इनक्यूरेबल। क्रोनिक केस का जो पेशेंट होता है वो इतने दिनों से सफर करता आता है कि वो बिलीव कर लेता है कि उसकी डिजीज इनक्यूरेबल है। नाउ अगर उसको ऐसा लग गया तो वो ना ही आपसे सिम्टम्स अच्छे से डिस्क्लोज करेगा, ना ही आपको सारी बातें अच्छे से बताएगा। अब अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, उसने आपको इंफॉर्मेशन आपके साथ अच्छे से शेयर नहीं की है, तो आपकी केस टेकिंग परफेक्ट नहीं हो पाएगी। और अगर केस टेकिंग परफेक्ट नहीं होती है, वो लैक करती है किसी भी मामले में, तो वो फाइनली आपकी रेमेडी सिलेक्शन को भी गलत कर देगी। Last but not the least, his symptoms are often forgotten due to long-term suffering. जो पेशेंट होता है वो अपने सिम्टम्स भूल जाता है क्रोनिक केसेस में, बिकॉज वो इतने सालों से उसके साथ सफर करता आता है कि उसको लगता है कि वो उसके लिए नॉर्मल है, या फिर वो सिम्टम्स आपके साथ डिस्क्लोज नहीं करेगा इसलिए क्योंकि वो उसे लगेगा कि ये सिम्टम आपकी केस टेकिंग के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो सिम्टम्स जो ऑब्जर्व आप कर रहे हो उससे रिलेटेड सिम्टम्स भी पेशेंट आपको बताए। जो भी सिम्टम्स वो भूल गया है या फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनके साथ वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है कि हाँ ये तो होता ही होगा इस डिजीज में, आपको वो सारे सिम्टम्स भी पता करना है। तभी आपका जो रेमेडी सिलेक्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा और वो पेशेंट को क्योर करेगा। Here are few do's and don'ts of case taking. First, let's discuss the do's of case taking कि क्या चीजें आपको करनी चाहिए। Ask for all the complaints in detail. आपको अपने पेशेंट से सारी कंप्लेंट्स डिटेल में पूछनी है। Speak slowly and write methodically. आपको धीरे बोलना है और पेशेंट से भी कहना है कि वो भी अपने आंसर्स आराम से बताए ताकि आप उसे मेथडिकली लिख सको। Each symptom should be started in a fresh line. आपको सारे सिम्टम सारे पर्टिकुलर, सपोज आप नोट कर रहे हो तो आपने हेडेक लिखा है, सपोज हेड का सिम्टम, तो फिर आप नेक्स्ट सिम्टम जो भी रहेगा आप उसे नेक्स्ट लाइन से फ्रेश लाइन से ही स्टार्ट करोगे। सिम्टम्स शुड बी नोटेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑब्वियसली सबसे पहले हेड के सिम्टम्स नोट डाउन होते हैं, फिर आईज के, नोज के, माउथ के, थ्रोट के, ये जो सिम्टम है ऊपर से नीचे तक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिम्टम्स जो सबसे पहले अपीयर हुआ उसे सबसे पहले लिखना है और जो सबसे बाद में अपीयर हुआ वो बाद में लिखना है।
should be dedicated and unprejudiced. Obviously unprejudiced होने वाला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको बायस्ड नहीं होना है, आपको अपना ओपिनियन पहले से नहीं बनाना है, आपको सारे सिम्टम्स सुनने हैं, उसके बाद ही अपना ओपिनियन एक बनाना है. टेक मिनिमम सिम्टम्स ऑफ मैक्सिमम इम्पोर्टेंस. आपको कम से कम सिम्टम्स कलेक्ट करने हैं, बट वो सारे सिम्टम्स मैक्सिमम इम्पोर्टेंस, दैट मीन्स वो सारे सिम्टम्स पेक्यूलियर सिम्टम्स होने चाहिए. अगर आपके सिम्टम्स जो आपने केस टेकिंग की है, देखिए ऐसा भी हो सकता है कई बार कि आपने बहुत सारे सिम्टम्स कलेक्ट किए हो बट आपकी केस टेकिंग यूजलेस हो, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत कम सिम्टम्स, मिनिमम सिम्टम्स कलेक्ट किए हो बट वो सारे सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक हो और आपका रेमेडी सिलेक्शन बिल्कुल सूटेबल हो जाए. सो आपको सिम्टम्स जो कलेक्ट करने हैं वो मिनिमम सिम्टम्स कलेक्ट करने हैं और वो मैक्सिमम इंपॉर्टेंस के हों, दैट मीन्स वो पेक्यूलियर या फिर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ही हों. गिव अटेंशन टू बायस्टैंडर्स. उसके आसपास के लोगों, दैट मीन्स जो उसको अकम्पनी करता है, पेशेंट को उसके साथ आता है, उसको भी अटेंशन देनी चाहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि जो सिम्टम्स पेशेंट आपसे बता रहा है वो कितना सही है, क्योंकि आप उसके ऑब्जर्वेशन से भी जान सकते हैं, आप उससे भी पूछ सकते हैं कि कई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट खुद नहीं नोट डाउन कर सकता, नहीं समझ सकता, बट उसके आसपास के लोग इसे नोटिस करते हैं. कि सपोज एक पेशेंट है वो बहुत लेजी है, बहुत ओबीस है, तो ये बात उसे पता नहीं चलेगी बट उसके आसपास के लोग ये नोटिस करते हैं. वो काफी स्लीपी रहता है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, तो आपको बायस्टैंडर्स के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है. सो दीज वर द डूज. नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू ऑफ द डोंट्स. तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए या फिर पेशेंट को बोलना चाहिए कि वो ऐसा ना करे. सो शुड नॉट हरी अ पेशेंट इन हिज नैरेटिव. अगर पेशेंट आपसे कुछ सिम्टम बता रहा है तो आपको उसे तब तक बोलने देना चाहिए जब तक कि वो वैंडर ऑफ ना करने लगे, वो इधर उधर की बातें ना करने लगे. अगर वो अपने सिम्टम्स को एक्सप्लेन कर रहा है तो आपको उसे कभी भी बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए और ना ही उसे बोलना चाहिए कि वो अपने सिम्टम्स जल्दी जल्दी बताए. ऑलरेडी वी हैव सीन एंड डूज दैट हमें पेशेंट को बोलना चाहिए कि वो स्लोली बोले ताकि आप सारे सिम्टम्स को नोट डाउन कर पाओ. नाउ नेक्स्ट इज डू नॉट पुट अ लीडिंग क्वेश्चन विच सजेस्ट्स एन आंसर. ठीक है, कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको प्यास लगती है अच्छे से, तो वो हाँ ना में आंसर देके रह जाएगा कि हाँ हमें प्यास लगती है, हाँ हमें प्यास नहीं लगती है. आपको पूछना है आपकी प्यास कैसी है, ठीक है, तो वो बताएगा कि हाँ हमें प्यास लगती है, हमें प्यास नहीं लगती है, ठंडे पानी की लगती है या गर्म पानी की लगती है. आप उससे आगे इस सिम्टम्स को और इलैबोरेटली जानने के लिए ये भी पूछ सकते हो, बट आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है जो खुद में आंसर सजेस्ट करे कि आपको प्यास कम लगती है, तो वो हाँ ना बोल के रह जाएगा. बट अगर आप पूछोगे कि आपको कैसी प्यास लगती है, तो वो बताएगा कि ज्यादा लगती है, कम लगती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज डू नॉट आस्क इन अ हैप्पैजार्ड मैनर. आपको अगर आप एक चीज के सिम्टम ले रहे हो, अगर आप हेड के सिम्टम्स ले रहे हो, तो आपको क्वेश्चन हेड से रिलेटेड ही पूछने हैं. और अगर नहीं भी पूछ रहे हो तो नेक्स्ट जब आप नेक्स्ट ऑर्गन पे जाओगे तो आपको उससे कुछ मेंटेन करते हुए, रिलेशन मेंटेन करते हुए जाना है. ऐसा नहीं कि आप हैप्पैजार्ड मैनर में कभी हेड के सिम्टम ले रहे हो, कभी आप जीआई ट्रैक्ट के सिम्टम ले रहे हो, कभी आप यूरिनरी ट्रैक्ट के सिम्टम ले रहे हो. ऐसा नहीं करना है. डू नॉट यूज अ कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल टर्म. नाउ जो पेशेंट है आपके पास, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो सारे जो हमेशा इंटेलेक्चुअल हो, वो पढ़ा लिखा हो, तो आपको कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज नहीं करने हैं. बिकॉज कई बार आप कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज करोगे, पेशेंट आपको नहीं समझ पाएगा और वो फिर गलत आंसर्स दे देगा. अगर उसने गलत आंसर्स दिए और आपने उसे नोट डाउन कर लिया तो वो आपकी रेमेडी सिलेक्शन को इफेक्ट करेगा. सो आपको कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज नहीं करने हैं.
डू नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम द पेशेंट, पेशेंट से आपको कोई भी बात नहीं छुपानी है। डू नॉट रिलाई ऑन पेशेंट स्टेटमेंट एंटायरली, दैट इज वाई इट इज मेंशन्ड कि आपको बाय स्टैंडर्ड्स को भी अटेंशन देनी है और उनसे भी सिम्टम्स कलेक्ट करने हैं। बिकॉज अगर आपने पेशेंट की बात पर पूरी तरीके से रिलाई कर लिया, तो हमने अभी आपको पढ़ाया था हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट्स के बारे में, ऐसे पेशेंट्स जो अपने सिम्टम्स को एग्जैजरेटेड फॉर्म में बताते हैं। तो अगर सपोज आपके पास कोई हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट आया, उसने आपको सिम्टम्स बहुत विविड कलर्स में एक्सप्लेन कर दिए और आपने पूरी तरीके से उसकी बात मान ली, तो वो तो अपने सिम्टम्स को बढ़ाकर बता रहा था। अब फंसेगा कौन? आप फंस जाओगे, क्योंकि आपको जो रेमेडी सिलेक्शन करनी है अपनी केस टेकिंग के बेस पे, वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज अवॉइड क्वेश्चंस अलोंग द लाइन ऑफ रेमेडी। जो क्वेश्चन है ये हो गया बाइस्ड होना, कि आपने एक मेडिसिन ली है और आप उसी के सिम्टम्स को उससे पूछे जा रहे हो कि आपको हेडेक ऐसा तो नहीं होता है, आपके थ्रोट में ऐसी सेंसेशन तो नहीं होती है, आपको फीवर कहीं इतने बजे से इतने बजे तक तो नहीं आता है। तो आप जो रेमेडीज के क्वेश्चन है वो नहीं पूछोगे, आपको खुद से क्वेश्चन बनाकर और केस टेकिंग करनी है। नेवर आस्क ऑल्टरनेटिंग क्वेश्चंस, आपको उससे ऑल्टरनेटिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। नेवर स्किप फ्रॉम वन सिम्टम्स टू अनदर एट रैंडम, एक सिम्टम से दूसरे सिम्टम्स वही जो हैप्पीजार्ड मैनर था वो फॉलो नहीं करना है। नेवर एग्जामिन अ लेडी इन द एब्सेंस ऑफ अ रिलेटिव्स और अ फीमेल नर्स, कभी भी किसी लेडी को उसके रिलेटिव्स के एब्सेंस में या फिर फीमेल नर्स के एब्सेंस में उसे ऑब्जर्व नहीं करना है। ऑलवेज बीवेयर ऑफ टेम्पटेशंस, आपको टेम्पटेशन से हमेशा दूर रहना है। सो दीज वर फ्यू डोंट्स, की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको केस टेकिंग के दौरान फॉलो नहीं करनी है। नाउ फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो ऑन पार्ट 1 ऑफ द आर्ट ऑफ केस टेकिंग एंड पार्ट 2, ये सेकेंड पार्ट था। अगर आपको कुछ और जानना है केस टेकिंग के बारे में तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसे इंक्लूड करते हुए एक थर्ड पार्ट भी इसका बना दूंगी। बट आई गेस इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से आंसर्स लिख पाओ। So friends, this is all about today's lecture. In today's lecture, we discussed the second part of the video, the art of case taking. I hope this video was helpful. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।